वंदे मातरम विद्यार्थियों, भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे 21 और 22 जुलाई के समाचारों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मिराई तोवा। हाल ही में चर्चा में रहा मिराई तोवा क्या है? मिराई तोवा क्या है? चार विकल्प मौजूद है। कोरोना का एक वेरिएंट है, ओलंपिक 2020 का शुभंकर है, IUCN की रेड डाटा लिस्ट में शामिल एक पक्षी है, या फिर एक मार्शल आर्ट है। तो सही जवाब होगा ओलंपिक का 2020 का शुभंकर है, मस्कोट है। शुभंकर है, मस्कोट है मिराई तोवा। ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कुछ विशिष्ट तथ्यों, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात तो हमने की मिराई तोवा 2020 ओलंपिक जो शुभंकर है मिराई तोवा है। 23 जुलाई यानी कि आज 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ओलंपिक 2020 का आयोजन होना है। मिराई तोवा शुभंकर का जो मतलब है वह जापानी कहावत है। मिराई तोवा शुभंकर जापानी कहावत है। इसका मतलब है अतीत से सीखो और नए विचारों को ग्रहण करो। अतीत से सीखना है और नए विचारों को भी ग्रहण करना है, मिराई तोवा का मतलब है। टोक्यो में यह आयोजित हो रहा है। ओलंपिक की हम बात करें, ओलंपिक 2020 की अगर हम बात करें तो ये टोक्यो में आयोजित हो रहा है। ओलंपिक 2020 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2020 में इसका आयोजन होना था, कोरोना के कारण ये डिले हुआ और 2021 में हो रहा है। टोक्यो में जापान में इसका आयोजन हो रहा है। 2024 का जो ओलंपिक्स है उसका आयोजन पेरिस में होगा। 2024 का पेरिस में होगा। 2028 का आयोजन लॉस एंजिल्स में होगा, लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। और 2032 का भी प्लान है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा ये ओलंपिक। और पहला जो ओलंपिक था, फर्स्ट जो ओलंपिक था वह यूनान में हुआ 1896 में। कब हुआ? 1896 में यूनान में आयोजित हुआ पहला ओलंपिक। ओलंपिक स्पर्धा में, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन की बात करें, हम अब तक भारत के प्रदर्शन की बात करें तो जो भारत का प्रदर्शन है वो भारत की क्षमता के अनुरूप नहीं रहा है। जैसे कि अब तक भारत ने ओलंपिक में 28 कुल पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 28 पदक जीते हैं। इन 28 पदकों में 9 जो है वो गोल्ड मेडल है, 9 स्वर्ण है। अगर हम बात करें सबसे पहला जो हमारा मेडल आया गोल्ड मेडल के रूप में 1928 में आया था। 1928 में आया था हॉकी में, राष्ट्रीय खेल हॉकी में मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में आया था। और हम बात करें फिर 1928-32 में भी हॉकी ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाए। और प्रथम व्यक्तिगत मेडल की बात करें तो खशाबा दादा साहब ने भारत को क्या दिलाया? कांस्य पदक दिलाया पहलवानी में। पहला व्यक्तिगत पदक पूछ लिया जाए तो खशाबा दादा साहब ने ब्रॉन्ज कांस्य पदक दिलाया। अगर पहली महिला पूछी जाए ओलंपिक में, भारतीय पहली महिला जिसने पदक जीता, उसका नाम है कर्णेम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णेम मल्लेश्वरी नाम है। भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता वेट लिफ्टिंग में, पहली महिला भारत की। और प्रथम व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता, उसका नाम है अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने क्या जीता? पहला स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्तर पर, और टीम के स्तर पर हॉकी में जीता 1928 में। और राजस्थान के प्रदर्शन की हम बात करें, अब तक हमने भारत के प्रदर्शन की बात की, राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो कुल 28 पदकों में से राजस्थान ने एक पदक जीता है कुल 28 पदकों में से। और ये एक पदक जीतने वाला व्यक्ति है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता है निशानेबाजी में, जो अभी
पार्लियामेंट भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजस्थान, एक ही व्यक्ति। और पैरा ओलंपिक राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें पैरा ओलंपिक में, तो भाला फेंक प्रतियोगिता में देवेंद्र झाझड़िया ने 2 गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक में जीते हैं। तो मिराई तोवा ओलंपिक का शुभंकर मस्कोट है, और इसका जो मतलब है, एक जापानी कहावत है, मतलब है अतीत से सीखना है, नए विचारों को ग्रहण करना है। भारत ने अब तक 28 पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, और पहली व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने जीता है, और राजस्थान ने अब तक एक ही पदक जीता है, और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। केंद्र सरकार ने, दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2022 तक। 2022 तक केंद्र सरकार ने किसानों की आय को डबल करने का एक टारगेट सेट किया है। 2016-17 के आम बजट में किसानों की दशा सुधारने के लिए 2022 तक लक्ष्य तय किया गया था, और इसके लिए 2016 में अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, इनको सिफारिश देने के लिए। और फिर इस कमेटी ने, इस समिति ने इस लक्ष्य को पाने के लिए वार्षिक कृषि विकास दर बताई 10.4%। अगर 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करनी है तो कृषि की जो ग्रोथ रेट होनी चाहिए हमेशा अनवरत 2022 तक 10.4% की होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं 2020-21 में कृषि क्षेत्र की जो ग्रोथ है वो 3.4% है। अन्य आर्थिक क्षेत्रों की अपेक्षाकृत बढ़िया है, अच्छी है 3.4। और जीडीपी में कृषि का योगदान अभी देखें कोरोना के टाइम में बढ़ा है, 19.9% हो गया है, और वैसे जनरली देखें तो लगभग 18% सामान्य तौर पर जीडीपी में इसका योगदान रहता है। वर्ष 2015 के आधार पर किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, और 2015-16 के आधार पर किसानों की जो आय है वो 96,703 है। तो इससे डबल करना है, दोगुनी करने का लक्ष्य है किसानों की आय को। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 97वां संविधान संशोधन के संदर्भ में फैसला सुनाया गया, और इस फैसले को सुनाते हुए संविधान के भाग 9B को हटा दिया। भाग 9B को हटा दिया। तो ये किस विषय से संबंधित है? ये संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन जो है कोऑपरेटिव सहकारिता से संबंधित है। कोऑपरेटिव सहकारिता से संबंधित है, और कोऑपरेटिव को लेकर 97वें संविधान संशोधन को लेकर, इसकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसलिए चल रही थी क्योंकि सहकारिता जो है वो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि भाग 9B को हटा दिया गया है, भाग 9B को हटा दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(c) जो सहकारी समितियों के गठन की बात करते हैं, मौलिक अधिकार है, सहकारी समितियों के गठन की बात करते हैं, उसे बरकरार रखा है। और इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 43B जो ये बात करता है राज्य सरकारें क्या करेगी, सहकारिता के दिशा में कदम उठाएगी उसे प्रोत्साहन देने के लिए। तो अनुच्छेद 19(1)(c) को बरकरार रखा है, 43B को भी बरकरार रखा है, लेकिन भाग 9B जो सहकारिता समितियों की बात करता था उसे हटा दिया गया है। और अगर हम भारत में सहकारिता की दिशा में भी देखें, हाल में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, और इसके जो पहले मंत्री हैं भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बनाया गया, श्री अमित शाह जी को बनाया गया। इसके अतिरिक्त हम देखें शिक्षा को लेकर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। दल बदन कानून को लेकर 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, दल बदन कानून को लेकर, और 10वीं अनुसूची इस कानून के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई। तो ये ध्यान रखना है 97वां संविधान संशोधन 2011 में होता है। अनुच्छेद 19(1)(c) और अनुच्छेद 43B की जो वैधता है वो बरकरार है। भाग 9B को हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लिंगायत समुदाय चर्चा में रहा, ये किस राज्य से संबंधित है?
तो भारत में किसी भी जाति, धर्म और समुदाय का जो महत्व है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर, वो बहुत ज्यादा है। तो लिंगायत समुदाय की चर्चा कर्नाटक के संदर्भ में विशेष की जाती है और स्पेशली कर्नाटक की राजनीति को लेकर, राजनीति में सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, कर्नाटक लिंगायत समुदाय का बहुत बड़ा रोल होता है कर्नाटक में। अगर हम लिंगायत समुदाय की बात करें तो लिंगायत समुदाय का जो उद्भव होता है 12वीं शताब्दी में होता है। कब होता है? 12वीं शताब्दी में होता है। बासवना और इसके साथ अलम प्रभु और कहीं कहीं उल्लभ प्रभु भी देखने को मिलता है। इन लोगों के द्वारा संत बासवना और अलम प्रभु के द्वारा लिंगायत समुदाय की शुरुआत की जाती है। लिंगायत समुदाय को वीर शैव परंपरा भी कहा जाता है, वीर शैव संप्रदाय भी कह दिया जाता है, वीर शैव संप्रदाय भी कह दिया जाता है, जंगम संप्रदाय भी कह दिया जाता है। लिंगायत समुदाय के जो लोग हैं वो भगवान शिव के अनुयायी होते हैं। और लिंगायत समुदाय की अगर हम दार्शनिक विचारधारा की बात करें तो इनका उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना करना। उद्देश्य क्या था बासवाना का? समतामूलक समाज की स्थापना करना, जिसमें लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेद निषेध होगा। और आडंबरों का ये विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? आडंबरों का ये विरोध करते हैं। और साथ ही साथ मूर्ति पूजा का भी ये विरोध करते हैं। वो अलग बात है कि समय के साथ विभिन्न अलग अलग धर्मों में जिस उद्देश्य के साथ आए थे उनमें अशुद्धियां आ जाती है और फिर वो आडंबर हावी होने लगते हैं। तो लिंगायत समुदाय कर्नाटक 12वीं शताब्दी में ये आया था। हाल ही में मिसाइल आकाश एनजी का परीक्षण किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया। बिल्कुल सही है। डीआरडीओ जो है भारत में रक्षा अनुसंधान को लेकर काम करने वाली एक बड़ी एजेंसी है। सतह से हवा में ये मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय वायुसेना की हवाई सुरक्षा क्षमता बढ़ाएगी। तो भारत में अगर किसी भी तरीके का डिफेंस सिस्टम, अस्त्र शस्त्र आता है तो वो हमारी सेना को अत्याधुनिक ही करता है। तो इसमें चारों कथन सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो मिसाइल आकाश एनजी का परीक्षण किया गया। H5N6 वायरस, तो कोरोना से तो अभी हमने छुटकारा नहीं पाया, उसके बाद और नए वायरसों के नाम आ रहे हैं। H5N6 वायरस का पहला मानव मामला जो है भारत के किस राज्य से प्राप्त हुआ है? H5N6 हरियाणा से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बच्चे में इस वायरस की पुष्टि हुई और उस बच्चे की डेथ भी हो जाती है। हम बात करते हैं H5N6 वायरस क्या है। बर्ड फ्लू हमने सबने सुन रखा होगा। बर्ड फ्लू को एवियना इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। ये जो वायरस है संक्रामक बीमारी है, जैसे कोविड संक्रामक बीमारी है। इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस ए से ये फैलता है। इस इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस है, जो प्रकार है, म्यूटेंट है, वेरिएंट है, वो 11 प्रकार है। जैसे कोविड, कोरोना के भी नए नए हम प्रकार देखते हैं, डेल्टा प्लस, ब्रिटेन का और भारत का। तो H5N1 आपको याद रखना है, H5N1 सबसे खतरनाक वायरस है। 11 वायरसों में, बर्ड फ्लू में H5N1 जो है हवा से फैलता है, इसके कारण ये सबसे खतरनाक वायरस है। पक्षियों से इंसानों में इसका संक्रमण होता है, पक्षियों से इंसानों में इसका संक्रमण होता है। और सबसे ज्यादा ये देखा जाता है मुर्गियों में। चीन के गुआंगडोंग में इंसानों को H5N1 वायरस से पहली बार 1997 में संक्रमित किया गया। तो ये भी जो है, इस वायरस की भी पुष्टि सबसे पहले जो आया वो चीन में आया था। तो देखिए, चीन से कोविड आता है, कोविड वायरस आता है, चीन से ही बर्ड फ्लू का वायरस आता है, बर्ड फ्लू का वायरस आता है, और चीन से ही एक वायरस आया कुछ साल पहले, शॉर्ट्स वायरस। तो चीन से इस तरीके के हम देख रहे हैं कि उनकी जीवन पद्धतियां, उनके जो नकारात्मक एक्सपेरिमेंट होते हैं, परीक्षण होते हैं, उसका खामियाजा पूरी मानव जाति भोगती है। लक्षण हम इसके देखें तो कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत है। तो बर्ड फ्लू एवियना इन्फ्लुएंजा वायरस से 11 प्रकार की इसके टाइप से H5N1 जो है सबसे खतरनाक है। भारत में इसके संक्रमण देखे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में 60 से ज्यादा देशों में ये फैला हुआ है। तो ये एक तरीके से महामारी है। और भारत में तो केरल राज्य में मुर्गियों को मारने के भी आदेश हुए हैं। रोहिंग्या शरणार्थी इनमें से किस देश से संबंधित है? तो रोहिंग्या शरणार्थी की चर्चा हम कर रहे हैं, म्यांमार से संबंधित है। क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी, अभी पार्लियामेंट में एक डिबेट चल रही थी और संसद में ये पूछा गया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में पनाह दी जाए।
उसके जवाब में भारत के गृह राज्य मंत्री ने ये कहा कि ये पनाह हम नहीं दे सकते, शरणार्थियों को हम दाखिल नहीं कर सकते भारत में, क्योंकि ये सुरक्षा का मसला है, भारत की एकता अखंडता प्रभावित होगी। तो रोहिंग्या शरणार्थी। दूसरा, हम बांग्लादेश के संदर्भ में चकमा और हाजोंग शरणार्थियों का भी नाम सुनते हैं। तो हाजोंग और चकमा शरणार्थी जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है, और भारत के मिजोरम में भी इनकी बहुसंख्यक आबादी देखने को मिलती है। चीन में उइगर मुसलमानों का नाम आता है, और इराक में कुर्द अल्पसंख्यकों का नाम आता है। और भारत ने शरणार्थी समझौता जो है 1951 का यूएनओ का शरणार्थी समझौता है, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इसलिए भारत रिफ्यूजी को लेकर बातें भी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में किस देश ने शादी को बढ़ावा देने के लिए हमदम ऐप लॉन्च किया? तो हमदम ऐप को ईरान ने लॉन्च किया है। जनसंख्या को लेकर सभी देश अपने अपने हिसाब से नियम कायदे बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर शादी को बढ़ावा देने के लिए, प्रजनन दर को, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ईरान ने हमदम ऐप लॉन्च किया है। इसका कारण है क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुसंख्यक बूढ़ी आबादी हो रही है, ठीक है, जो है उनकी एज ज्यादा हो रही है, यूथ कम है। तो यूथ कम होने का मतलब है कि जो है संसाधन नहीं है, आर्थिक जो व्यवस्था है वो सही नहीं बनती है। तो हम बात करते हैं, चीन ने भी अभी हाल में अपनी जनसंख्या नीति में परिवर्तन किया। वन चाइल्ड पॉलिसी थी, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। और जर्मनी, यूरोप के काफी देश जो है वो भी शादी को बढ़ाने के लिए, प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए और जनसंख्या को प्रोत्साहन देने के लिए वहां पर तो क्या है, पुरस्कार दिया जाता है, नगद धन की भी व्यवस्था है जर्मनी और इटली में। लेकिन हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जनसंख्या की जो प्रजनन दर है वो काफी ज्यादा है। तो भारत में जनसंख्या नीति के लिए एक अलग कानून की डिमांड हो रही है कि परिवार नियोजन की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। तो हमदम ऐप है ईरान में। फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? फवाद या फिर हिंदी में फवाद मिर्जा भी है। तो फवाद मिर्जा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे घुड़सवारी को लेकर, घुड़सवारी से संबंधित है, और पहले भारतीय है, एकमात्र भारतीय इस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में घुड़सवारी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2018 के जो एशियाई गेम हुए थे उसमें इन्होंने एकमात्र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता था फवाद मिर्जा ने। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का कितना योगदान है? जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसमें राजस्थान कितना योगदान करता है? तो राजस्थान का योगदान है लगभग 22-23%, लगभग 22-23% राजस्थान का योगदान है। और सबसे ज्यादा जो योगदान है 40% भारत में बॉम्बे हाई क्षेत्र का। किसका? बॉम्बे हाई क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल में राजस्थान का नंबर आता है, दूसरा स्थान आता है 22-23%। और राजस्थान में अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में, जैसलमेर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में और विंध्यन बेसिन में मिलता है। और पचपदरा एक रिफाइनरी का नाम आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। पचपदरा रिफाइनरी क्रूड ऑयल की जिसमें राजस्थान और एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है। पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर में। तो इस तरीके से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने बात की। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।